हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी ज्योग्राफी घटना चक्र की सीरीज चल रही है, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी को करेंटली कवर कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में भी हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो आपका ऊर्जा का पढ़ रहे थे। तापीय ऊर्जा मीन्स थर्मल एनर्जी के बारे में। थर्मल एनर्जी को हम किस किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए, आपका एक तो एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। तो इसमें पहला हमने पढ़ा था थर्मल में, आपका थर्मल एनर्जी पढ़ा था। ठीक है, एनर्जी में पहला थर्मल एनर्जी पढ़ा था। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियर पढ़ा था। न्यूक्लियर एनर्जी, कैसे हम न्यूक्लियर मटेरियल को यूज करके और जो आपके जो लैंथेनाइड्स हैं या रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उनको यूज करके कैसे हम एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है, भले ही इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, कितना 3.23% ही था टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में, बट ये हमारा फ्यूचर का जो है फ्यूल होने वाला है। फ्यूचर एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो आपका न्यूक्लियर एनर्जी का ही प्रोडक्शन हम करेंगे। तो अभी फिलहाल सबसे ज्यादा हमारे यहाँ किसका कंट्रीब्यूशन है, तो थर्मल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। और आप सभी को मैंने कल पढ़ाया था कि थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो हम कोल बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका यूज करते हैं, कोयला पर आधारित। यही कारण है कि हमारी कंट्री में इतना कोयला प्रोड्यूस होने के बावजूद भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है अदर कंट्रीज से, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े थर्मल प्लांट्स हैं वो सारे कोल बेस्ड प्लांट्स हैं, राइट। चलिए, आज जो हम थर्ड नंबर की एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं वो जल विद्युत ऊर्जा है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। कैसे हम पानी को यूज करके, ठीक है, कैसे हम पानी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ऊर्जा का प्रोडक्शन करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। तो चलिए, पूरा टॉपिक जो है आज हमारा इसी पर बेस्ड होने वाला है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। अगेन, सेशन आपको पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट बनता रहेगा, आप तक पहुंचता रहेगा और आपकी हेल्प होती रहेगी। और बहुत ही ज्यादा थैंक यू आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं हम सब, तो हमें और अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए, ऐसे ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते रहिए। तो देखिए, भारत में जल विद्युत जो है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये ऊर्जा के एक इंपॉर्टेंट सोर्सेज में से एक है। ठीक है, तो जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक आपका एनर्जी सोर्सेज में से एक है, एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है, कह सकते हैं। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में जल विद्युत विकास की सर्वाधिक संभावना है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो वहां पर आपको क्या चाहिए, एक आपको रिवर या झरना या कोई भी ऐसी चीज हो, जैसे एक बहुत ज्यादा पानी, ये पानी बहता हुआ आ रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में, और ये एक बहुत ऊंचाई वाला पहाड़ है। ठीक है, और यहाँ से ये नीचे गिर रहा है ऐसे, तो ये इसकी जरूरत होती है। ऊंचाई से बहुत भारी मात्रा में जो गिरता हुआ पानी है वो हमें चाहिए होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो पानी चाहिए और ऊंचाई से गिरता हुआ, तो ऊंचाई से कहाँ गिरेगा, जहां पर पहाड़ होंगे। तो जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा संभावना है। भारत में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट लगाया था, जो संयंत्र लगाया गया था, वो कब लगाया गया था, 1897-98 में, 1897-98 ईस्वी में। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग अथवा सिद्राबाग में इसकी स्थापना हुई थी। हमने पढ़ा भी था, ठीक है, हमने पढ़ा था इसके बारे में कि पहला जो संयंत्र है वो कहाँ स्थापित हुआ था, तो आपका सिद्रापोंग, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल के पास। दूसरा कहाँ पर हुआ था, तो ये भी हमने पढ़ा था कि 1902 में शिव समुद्रम वाटरफॉल भी आपको मैंने पढ़ाया था। ये कावेरी नदी पर है और कर्नाटका में है। ठीक है, देखिए, कावेरी नदी पर कोलार की सोने की खानों को बिजली देने के लिए बनाया गया था। को आपको पता है, सोना हमारे यहाँ कोलार में होता है और हीरा हमारे यहाँ एमपी पन्ना में होता है, छतरपुर आपके जिले में। और सोना जो है सबसे ज्यादा आपका कर्नाटक में कोलार की माइंस है, वो आपके गोल्ड माइंस है। वो जो है उसको बिजली देने के लिए आपका कावेरी नदी पर जो शिव समुद्रम वाटरफॉल है उसको, उसके पानी को यूज किया गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। भारत में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम यानी कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी की स्थापना 1975 में हुई। उसके बाद जल विद्युत के उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ। ठीक है, तो सुधार करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हमें एक
एसोसिएशन बनाना पड़ता है, एक कॉर्पोरेशन बनानी पड़ती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये बनिहार मोहरा, ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट, ये देखिए ये बनिहार जम्मू कश्मीर वाला, ये आपका देखिए लद्दाख वाला, जोगिंदर नगर भाखड़ा नांगल पंजाब, ठीक है। उसके बाद देखिए बुलंदशहर हमारा यूपी, और उस तरीके से राणा प्रताप सागर ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। कोटा राजस्थान, जवाहर सागर गांधी सागर एमपी में है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गंडक जल ढाका रिहंद हमारा यूपी में है, तवा तवा परियोजना तवा रिवर एमपी में है। तो इस तरीके से ये देखिए शरावती कर्नाटक, भद्रा सिमसा जोग शिव समुद्रम कर्नाटका, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, मेटूर तमिलनाडु, मोयार तमिलनाडु, पेरियार आपका केरला। तो इस तरीके से कोयना खोपोनी आपके कहा महाराष्ट्र वाला, ये महाराष्ट्र वाला है ना, ये महाराष्ट्र है आपका स्टेट। हीराकुंड ये देखिए उड़ीसा। तो यहाँ से आपने देखा इम्पोर्टेंट क्या, इम्पोर्टेंट आपके प्रोजेक्ट्स। अब वहां से आपको नहीं समझ में आया तो ये जो चार्ट है इसको आपको क्या कर लेना है, इसको आपको पूरा देख लेना है अच्छे तरीके से इस चार्ट को। इस चार्ट में एनएचपीसी की जल विद्युत परियोजनाएं हैं। आपको इसमें बेसिकली यह याद रखना है कि कौन सी परियोजना कौन से स्टेट में है। तो देखिए पहला है आपका, एक तरफ है इसमें परियोजना का नाम किस नदी पर है और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। तो पहला आपका बैरा सियूल, बैरा सियूल आपका कौन सी नदी पे है, बैरा सियूल भालेर, रावी की सहायक है ये। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके नॉर्थ इंडिया में होंगी क्योंकि रावी नदी उधर ही बहती है, तो हिमाचल प्रदेश में है ये। नेक्स्ट है लोकटक, आपको पता है लोकटक लेक प्रॉपर आपकी मणिपुर में है, और इसमें जो कौन सी रिवर इन्वॉल्व है, तो खूगा इम्फाल लोकटक लेक आपकी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है सलाल, मैंने आपको कई बार बताया जब मैं आपको प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पढ़ा रही थी तब मैंने आपको यहाँ पर ये बातें बताई थी। तीन आपके प्रोजेक्ट हैं सलाल, दुल्हस्ती और बगलीहार, ये तीनों ही पावर प्रोजेक्ट जो हैं ये आपके चिनाब नदी पर चल रहे हैं। तो सलाल कहाँ है, चिनाब पर है, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है टनकपुर, टनकपुर आपका जो है वो शारदा रिवर, शारदा को हम यूपी में महाकाली कहते हैं, तो उत्तराखंड में है ये। नेक्स्ट है चमेरा वन, ये रावी रिवर पर है हिमाचल में। उरी वन झेलम पर है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उरी स्ट्राइक हुई थी ना हमारी, एयर स्ट्राइक। नेक्स्ट है रंगीत, रंगीत रिवर पर है सिक्किम में। चमेरा टू रावी नदी पर है आपका हिमाचल प्रदेश में। इंदिरा सागर याद रखिएगा, इंदिरा सागर जो है वो प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर है एमपी में। धौली गंगा रिवर इसमें इन्वॉल्व है और उत्तराखंड में है। दुल्हस्ती मैंने आपको बताया था, सलाल दुल्हस्ती बगलीहार तीनों ही चिनाब पर है और जम्मू कश्मीर में है, तो चिनाब पर है जम्मू कश्मीर में है, राइट। नेक्स्ट है ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर आपका आपका जिला है एमपी में, एमपी में खंडवा जिला है, खंडवा, ठीक है। तो खंडवा, खंडवा में आपका ओमकारेश्वर है और ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो 2 हैं वो एमपी में है आपके, एक ओमकारेश्वर और एक महाकालेश्वर, राइट। तो नर्मदा रिवर पर है, एमपी में है। तीस्ता आपको पता है सिक्किम से निकलती है, तीस्ता 5 तीस्ता नदी पर है, सिक्किम में है। सेवा 2 सेवा नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। चमेरा 3 अगेन चमेरा नाम से जितने हैं वो सब रावी नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है तीस्ता, तीस्ता निम्न बांध नंबर 3, ये तीस्ता रिवर पे है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है निम्मो बाजगो, ये सिंधु नदी पे है इंडस रिवर और लद्दाख में है। चुटका चुटक ये सुरु सिंधु की सहायक है, सुरु ये लद्दाख में है, ठीक है। उसके बाद है आपका उरी 2 अगेन झेलम पे है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है पार्वती 3, पार्वती आपकी पार्वती, ठीक है, एक नदी है पार्वती, वो आपकी एमपी वाले उसमें है, ये चंबल की सहायक नदी है पार्वती, ये पार्वती है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे हम, नेक्स्ट चार्ट पर आएंगे। ये चार्ट ही आपके लिए समझ लीजिए अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है। किशन गंगा रिवर पर है जम्मू कश्मीर में। पार्वती 2 पार्वती रिवर पर है हिमाचल प्रदेश में। सुबनसिरी रिवर पे है अरुणाचल प्रदेश असम का प्रोजेक्ट है। और तीस्ता सिक्किम में है, तो ये आपका निर्माणाधीन है, ठीक है। अब कुछ एनटीपीसी की भी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो कुछ एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जैसे कोलदम, कोलदम आपकी सतलज रिवर पर है, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में।
दूसरी आप देख लेंगे, दूसरी आपकी कहाँ है, टिहरी। टिहरी आपको पता है उत्तराखंड में है और टिहरी डैम आपका भागीरथी रिवर पर है, ये भी आपको पता है। कोटेश्वर आपका भागीरथी रिवर पर है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है रंगा नदी। रंगा नदी आपका जो प्रोजेक्ट है वो रंगा नदी पर है, और रंगा नदी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है दोयांग। दोयांग आपका दोयांग रिवर पे है और नागालैंड में। आप देख पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट का नाम है वो रिवर के नाम पर ही है, कुछ में अलग है, जैसे यहाँ कोलदम अलग है, टिहरी आप सबको पता ही है, कोटेश्वर भागीरथी पे है, रंगा नदी देखिए रंगा नदी पर है, दोयांग दोयांग पर है, पारे दिक्रोंग पर, दिक्रोंग पर और अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट की बात करेंगे, तुइरियल। तुइरियल रिवर पर है मिजोरम में। कोपिली आपका प्रोजेक्ट कोपिली नदी पर है आसाम में। कामेंग आपका बिचोम और तेंगा रिवर पर है अरुणाचल प्रदेश में। राइट, तो इस तरीके से ये आपका चार्ट है और इस चार्ट को आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है और जान लेना है कि कौन सा प्रोजेक्ट किस रिवर पे है और किस स्टेट में है। तो चलिए, ये छोटा सा हमारा नोट्स का पार्ट था, अभी हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चंस के पार्ट पे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस के पार्ट को हम अब सॉल्व करेंगे। राइट, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट स्थित है। जल विद्युत गृह, तो देखिए जल विद्युत पूछ रहा है तो नेवेली में तो थर्मल वाला था, क्योंकि नेवेली में क्या है, नेवेली में लिग्नाइट कोले के सबसे ज्यादा भंडार हैं, लिग्नाइट टाइप का कोल, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये तो कोयले का हो गया, तो ये तो थर्मल हो गया, ट्रॉम्बे में भी थर्मल हो गया, काठगोदाम में भी थर्मल हो गया, तो ये आपका कोयना महाराष्ट्र में क्या है, जल विद्युत गृह है। राइट, अब ये 1992 का क्वेश्चन। राइट, चलिए नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कहाँ स्थापित है। और देखिए जो राणा प्रताप सागर है वो आपका कोटा में है। ठीक है, कहाँ पर है, कोटा में, हमने पढ़ा राणा प्रताप सागर। देखिए एक जवाहर सागर है और एक गांधी सागर भी है, लेकिन जवाहर सागर और गांधी सागर दोनों आपके एमपी में है, लेकिन राणा प्रताप सागर आपका कहाँ है, कोटा में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो देखिए जवाहर सागर और आपका गांधी सागर, एक ये था क्या, राणा प्रताप सागर तो राजस्थान में है, जवाहर सागर और गांधी सागर दोनों आपके कहाँ है, एमपी में है। और किस नदी बता रही थी, तो भी मैंने आपको बताया था कि चंबल, चंबल रिवर पर आपके 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जवाहर सागर, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर, जिसमें से जवाहर सागर और गांधी सागर ये दोनों ही आपके एमपी में है, जबकि राणा प्रताप सागर है चंबल नदी पर ही, लेकिन कहां पर है, कोटा राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। अब देखिए राणा प्रताप सागर आपको मैंने बताया था कि राजस्थान में है, जबकि जवाहर सागर और गांधी सागर ये भी चंबल पर ही है, बट ये एमपी में है। राइट, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। नेक्स्ट है भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है। ठीक है, जो टोटल आपकी टोटल एनर्जी प्रोडक्शन है, विद्युत उत्पादन है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का परसेंटेज कितना है, ये हमको बताना है, क्वेश्चन 2017 का है। ठीक है, तो देखिए 2017 के हिसाब से आप देखेंगे तो 10% है। राइट, आज के हिसाब से तो तब ये आपका था 10%, लेकिन आज की आप बात करेंगे 2024 की बात करेंगे, अभी आप अभी रिसेंट की, तो 22% का योगदान है। देखिए बाई चांस यहाँ पर दिया भी हुआ है। ठीक है, तो इस समय हमारा 22% जो योगदान है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का है टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। तो इस तरीके से आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ जाएंगे अपने एनर्जी के विविध पे, यानी मिसलेनियस पे। अब इसमें जो भी चीजें छूटी हुई होंगी उसको हम कवर कर लेंगे। राइट, और कवर करने के बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए एनर्जी का ये विविध है, तो देखिए ऊर्जा के साधन के रूप में हम क्या यूज करते हैं, कोयला यूज करते हैं, हम पढ़ चुके हैं, पेट्रोलियम यूज करते हैं, नेचुरल गैस यूज करते हैं, और परमाणु ऊर्जा व्यावसायिक स्रोत है। ठीक है, तो ये चारों, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और आपका एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे आपके कॉमर्शियल सोर्सेस है एनर्जी प्रोडक्शन के।
ये गैर नवीनीकरणीय और परंपरागत संसाधन कहे जाते हैं। ये याद रखिएगा कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और न्यूक्लियर एनर्जी के जो सोर्सेस है ये गैर नवीनीकरण। अब देखिए नाम से समझ में आ रहा है, मतलब नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या? जिनको हम दोबारा एक बार यूज करने के बाद कोयले को फिर से यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है, या कोयले के जो भंडार है वो बहुत लिमिटेड है। एक अगर आप बहुत यूज करेंगे तो एक समय बाद खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम भी लिमिटेड है, नेचुरल गैस भी लिमिटेड है और न्यूक्लियर एनर्जी भी आपके पास लिमिटेड है। तो जो चीजें लिमिटेड हैं और जिनका आप रीयूज नहीं कर सकते हैं, जिन्हें आप दोबारा से नहीं बना सकते, नॉन रिन्यूएबल हैं, उनको हम आपका कह सकते हैं परंपरागत संसाधन भी उन्हें कहा जाता है। ठीक है, आप कन्वेंशनल, हाँ कन्वेंशनल, मुझे याद नहीं आ रहा था, कन्वेंशनल भी इनको बोलते हैं। ठीक है, तो कन्वेंशनल या नॉन रिन्यूएबल या गैर नवीनीकरणीय या परंपरागत, ये एक ही की चीज के नाम है। वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और परमाणु ऊर्जा, या ऐसी कोई भी चीज जिसको हम दोबारा से रिन्यूएबल नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते, और जिनके जो भंडार है वो हमारे पास सीमित मात्रा में है। एक सर्टेन लिमिट तक उसके हमारे पास जो है भंडार है, उसके बाद हमारे पास वो खत्म हो जाएगा। जबकि जो हमारी सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा, बायोगैस जो हम बनाते हैं, अवशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा यानी कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल से जो हम ऊर्जा बनाते हैं, भूतापीय ऊर्जा यानी कि जिसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, और एक हमारी ज्वारीय ऊर्जा जिसे हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और लघु जल विद्युत और बायोमास ऊर्जा के गैर व्यवसायिक यानी कि नॉन कॉमर्शियल और गैर परंपरागत स्रोत हैं। इन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय साधन भी कहा जाता है। मतलब इसका ये है, नवीकरणीय साधन का मतलब ये है कि सौर ऊर्जा हमारे पास बहुत है भाई, सन है, सनलाइट, डेली सन आपका निकलता है, पवन ऊर्जा, हवा भी चलती है, बायोगैस भी है, अवशिष्ट भी हम भाई यूज करते हैं, अवशिष्ट भी हमारे पास होता है, भूतापीय, ज्वारीय ऊर्जा सब नेचुरल एनर्जी है। ठीक है, इनका जो सोर्स है हमारे पास वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो इसलिए इनको हम गैर परंपरागत सोर्स कहते हैं या नॉन कन्वेंशनल सोर्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से एनर्जी रिसोर्सेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कन्वेंशनल, एक नॉन कन्वेंशनल। नेक्स्ट है नवीकरणीय संसाधन अथवा नव्य संसाधन। वो संसाधन है जिनके भंडार में प्राकृतिक परिस्थितिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन होता रहता है। जैसे भूतापीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, तो आपका रिन्यूएशन इसका होता रहता है, रिसाइकलिंग होती रहती है। ठीक है, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 26 दिसंबर 2008, याद रखिएगा, से समेकित ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी गई है। सौर ऊर्जा कभी ना खत्म होने वाला ऊर्जा का विशाल स्रोत है, जिसका उपयोग खाना बनाने के लिए, अब तो हम सोलर कुकर यूज करते हैं ना, सोलर कुकर खाना बनाने के लिए, और जल शुद्धिकरण यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन, और विद्युत निर्माण यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में किया जा सकता है। भारत में पूरे वर्ष में 300 दिन औसतन लगभग 5 किलोवाट प्रति वर्ग सेंटीमीटर सौर विकिरण ऊर्जा मिलती है। भारत में रामपुरा गांव अपना पहला ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गांव बना, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो भारत में रामपुरा गांव है जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ये पहला गांव बना है जिसने गांव अपना खुद का, मतलब पूरा गांव जो है वो सोलर प्लांट से अपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, भारत में 2 मेगावाट क्षमता वाला या पहला सोलर फोटोवोल्टिक आपका जो रामपुरा गांव में है, फोटोवोल्टिक संयंत्र वेस्ट बंगाल के वर्धमान जिले के आसनसोल के निकट स्थापित किया गया है। तो एक 2 मेगावाट का है प्रोजेक्ट जो वेस्ट बंगाल के वर्धमान जिले के आसनसोल के पास में स्थापित किया गया है। भारत में पवन ऊर्जा की बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं, विंड एनर्जी कहते हैं। आप निकलते होंगे जब कभी तो खाली जगह पे, तो आप ऐसे देखते होंगे पवन चक्कियां लगी होती हैं, ये घूमा करती हैं, और जब ये घूमती है तो उससे जो है एनर्जी प्रोड्यूस करती है और उस एनर्जी को फिर कन्वर्ट किया जाता है, राइट। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त प्रदेश, अब देखिए हर जगह तो हवा अच्छी चलती नहीं है, जहां जहां पर अच्छी चलती है वहां पर ज्यादा है। जैसे तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में है और कर्नाटक में है ज्यादा मात्रा में, बाकी थोड़ी बहुत तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगी। महाराष्ट्र राज्य में स्थित सतारा, सतारा आपको याद होगा, हिस्ट्री में भी हम सतारा के बारे में पढ़ते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि हिस्ट्री में हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं 1857 के संग्राम में ये घटना है, तो सतारा के बारे में क्या स्पेशल बात है आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलिए,
सतारा में पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए ये प्रसिद्ध है। पवन ऊर्जा उत्सर्जित करने हेतु तो यहाँ 500 टावर लगाए गए हैं। तो सतारा महाराष्ट्र में लगाए गए हैं। नेक्स्ट है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। भारत सरकार के वार्षिक रिपोर्ट के हिसाब से देश में भूमि स्तर से ऊपर 100 मीटर पर 302.25 गीगावाट और 120 मीटर पर 695.50 गीगावाट कुल पवन ऊर्जा क्षमता है आपकी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है। तो सबसे ज्यादा क्षमता गुजरात की है, फिर कर्नाटका की है, फिर महाराष्ट्र की है, फिर आंध्रा की है, फिर तमिलनाडु की है, फिर राजस्थान की है, फिर एमपी की है। तो गुजरात आपका टॉप पर है, राइट। देख सकते हैं आप यहाँ कि देखिए भारत में पवन ऊर्जा के स्थापित क्षमता के संदर्भ में प्रथम स्थान तमिलनाडु राज्य का, उसके पास बाद गुजरात का। तो देखेंगे तमिलनाडु तो कम है गुजरात से, दे रखा है यहाँ पे। फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र का स्थान आता है। इस अवधि में पवन ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता 41.9 गीगावाट थी। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा की मदद से जो ऊर्जा हम बनाते हैं उसे हम ज्वारीय ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी कहते हैं। भारत में 12455 मेगावाट ज्वारीय विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। एक तो जहां पर आपका समुद्र होगा वहीं पर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, एक कच्छ की खाड़ी और एक खंबात की खाड़ी, यानी गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, खंबात की खाड़ी का पहले नाम कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे था। अर्थात गुजरात का जो कोस्टल रीजन है वहां पर ये दोनों खाड़ियां हैं, वहां पर आपके टाइडल एनर्जी का ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। यहाँ उच्चतम ज्वारीय रेंज 8 से 11 मीटर है, जबकि औसत 6.77 से 5.23 है। तो इससे हमें पता चलता है कि ज्वार ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यानी टाइडल एनर्जी को प्राप्त करने के लिए निम्न ज्वार से उच्च ज्वार की ऊंचाई कम से कम 5 मीटर होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ पर भी भाई आपका कोस्टल रीजन है, तो आपका 5 मीटर ऊंची ज्वारीय रेंज है, जबकि ज्वारीय रेंज औसत ज्वारीय रेंज 2.97 है। जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो इससे क्या हमारा तात्पर्य है, आशय भूपटल की ऊष्मा से है, जो ज्वालामुखी, गेसर, उष्ण स्रोतों आदि के रूप में मिलते हैं। भारत का पहला जियोथर्मल विद्युत इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है वो कब लगाया गया था, तो वो 2012 में आंध्र प्रदेश, जो कि अभी तेलंगाना में ये पार्ट है, के खम्मम जिले में स्थापित किया गया था। भारत का पहला, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2012 में आंध्र प्रदेश में के खम्मम जिले में, जो कि अभी तेलंगाना में आता है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण यानी मणिकरण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है, और यह गर्म पानी के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है आपका मणिकर्ण। पार्वती घाटी की बात करें तो पार्वती वैली जो जिसकी बात हो रही है स्थित मणिकर्ण के गर्म स्रोतों से बिजली उत्पादित की जाती है। मणिकर्ण के अलावा कसौल आपका हिमाचल में है, और खीर गंगा और पूगा में 44 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा गर्म पानी के स्रोत पाए जाते हैं। देखिए ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, इसमें सल्फर के कंपाउंड होते हैं, इसलिए ये हॉट होते हैं और गर्म पानी के स्रोत होते हैं, इन्हें हम हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 2019-20 में भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 9.99% रहा है। ठीक है, तो 9.99% ये आपका रहा है। अभी हम बात करेंगे, अभी की अगर आप बात करें तो डेटा देखें अगर आप, तो 40.1% जो है करंट रिसेंट जो डेटा है वो ये आपका रहा है। इसमें सौर ऊर्जा का अलग, इसमें सोलर का है, कुछ कुछ जो है विंड का है, कुछ आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का है, कुछ बायोमास का है, ठीक है, और कुछ अदर जो रिसोर्सेज हैं उसका है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये था, तो टोटल 40.1% अभी बढ़ गया है। चलिए, और समय के साथ बढ़ता ही जाएगा, और अच्छी बात है कि बढ़े, बढ़ना अच्छी बात है। कन्वेंशनल रिसोर्स को छोड़कर हमें नॉन कन्वेंशनल की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए जो नॉन कन्वेंशनल है, एक बात और याद रखिएगा कि जितने आपके जो नॉन कन्वेंशनल हैं, एक और डिफरेंस, मान लीजिए कभी आपको डिफरेंस आ जाए लिखने को, और एक तरफ कन्वेंशनल है, मतलब एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। देखिए गैर परंपरागत के जो स्रोत हैं वो अनियमित भंडार है, ठीक है, असीमित, सॉरी असीमित, गलत लिख दिया मैंने, इसके भंडार असीमित है, इसके भंडार क्या है, सीमित है। अगर डिफरेंस आ गया, इनका पुनः चक्रण हो सकता है, टिक लगा है मतलब हो सकता है, इनका पुनः चक्रण नहीं हो सकता जो परंपरागत है। एक और डिफरेंस लिखिएगा कि ये
पर्यावरण प्रदूषण की जगह नहीं है, तो मैं ऐसे नहीं फैलाते हैं। जबकि जो कन्वेंशनल है पर्यावरण प्रदूषण फैलाते हैं। चाहे आपका कोल हो, कोयले से हो, चाहे आपका पेट्रोलियम से हो, चाहे आपका नेचुरल गैस से हो, पोल्यूशन होता है। ठीक है? तो ये आपके 3 बेसिक डिफरेंस मैंने देखिए आपको यहाँ बता दिए। ठीक है? थोड़ा-सा मुझे बताना था। चलिए, आ जाएँगे हम अपने क्वेश्चंस पर। एक तरफ सूची 1 दिया गया स्थान, एक तरफ ऊर्जा दिया गया है। तो अब हमें बताना है कि कौन-सा जो आपका सोर्स है वो कहाँ पर है, राइट? यस, चलिए। तो देखिए पावागढ़, पावागढ़ आपको पता है कर्नाटका में है। पावागढ़ में आपका क्या है? पावागढ़ कर्नाटका में अभी हमने पढ़ा कि कर्नाटका में क्या है? सौर ऊर्जा का है ज़्यादा, ठीक है? तातापानी छत्तीसगढ़ में है, आपको पता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है। मुपंदल, मुपंदल आपका कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ठीक है? और काकरापार ये गुजरात में हमको पता है। चलिए एक बार देख लेते हैं सबका। तो गुजरात ये हमने पढ़ा है काकरापार परमाणु आणविक पावागढ़ कर्नाटक में सौर के लिए प्रसिद्ध है। अब तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ ऑब्वियस सी बात है, तमिलनाडु जो है हमने पढ़ा था पवन ऊर्जा में, तो बचता छत्तीसगढ़ जो कि तातापानी है, जो कि भूतापी ऊर्जा से आपका मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है आपका करेक्ट मैच, राइट? यही आपका करेक्ट मैच है। पावागढ़ कर्नाटका में है। अब देखिए ये याद करने वाली चीजें हैं। पावागढ़ कर्नाटका में है सौर ऊर्जा के लिए, तातापानी छत्तीसगढ़ में भूतापी के लिए, मुप्पंदल आपका तमिलनाडु में पवन ऊर्जा के लिए और काकरापार आपका परमाणु आणविक ऊर्जा के लिए। अब इसमें से मान लीजिए डी का फोर्थ, क्योंकि डी का फोर्थ चारों में दिया है तो ये तो एलिमिनेट नहीं होता। ठीक है? तो एलिमिनेशन वाला इसमें काम नहीं करता। इसमें आपको 2 से ज्यादा पता होने चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता आपकी कहाँ है? तो ऑब्वियस सी बात है झारखंड में सबसे ज्यादा है। वहां पर आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है? तो उसके विकास की ज्यादा संभावना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में चारों का डेटा दिया है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा है 142, फिर आपका एमपी में है, फिर आपका यूपी में है, फिर आपका झारखंड में है, राइट? चलिए, नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में आपका ऊर्जा संयंत्र है, सूची 2 में ऊर्जा के प्रकार हैं। चमेरा में कौन से टाइप की एनर्जी है? तो हमने चमेरा जो है वो क्या पढ़ा था? चमेरा 1, 2, 3 हमने पढ़ा था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में, है ना? चमेरा हमने उसी में पढ़ा था। चलिए, तो इतना तो याद है मुझे, चमेरा हमने उसी में पढ़ा था। चलिए मैच करेंगे, देखेंगे। तो आपका जलीय ऊर्जा 3 पे है, तो चमेरा आपका 3 से ए का 3 हो जाएगा, तो ए का 3 आपका एक ही जगह है। ठीक है? तो आधा क्वेश्चन आपका इधर है और पतरातु भी हमने देखा था, पतरातु के बारे में पढ़ा था। चलिए हम इसको नीचे से ही देख लेंगे। हालांकि देखिए यूपी बीईओ प्री का 2019 का क्वेश्चन है। देखिए अब अगर चमेरा पता है, ठीक है, चमेरा अगर पता है आपने पढ़ा, तो वो आपका देखिए एक ही ऑप्शन को बैठा के करेक्ट हो गया। ठीक है? कोई एक, 1, 2, 3, 4 कोई भी एक आपको पता है तो आपका यहाँ पर बन जाएगा। चलिए इसको हम ऑप्शन इससे देखेंगे एक्सप्लेनेशन से। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। तो कुडनकुलम क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये रशिया के सहयोग से तिरुनवेली जिले के कुडनकुलम स्थान पर निर्मित किया गया है। चमेरा ऊर्जा संयंत्र जलीय ऊर्जा संयंत्र है जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रावी नदी पर है। पतरातु एक तापीय ऊर्जा संयंत्र है जो झारखंड में है, रामगढ़ जिले में। और ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र है जो हरियाणा राज्य के गुरुग्राम क्षेत्र में है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि कुडनकुलम क्या है? आपका न्यूक्लियर एनर्जी का प्लांट है, जबकि पतरातु जो है वो आपका थर्मल एनर्जी का है छत्तीसगढ़ में। चमेरा आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और ग्वाल पहाड़ी जो है वो हरियाणा गुरुग्राम में है, जो कि आपका सोलर प्लांट पावर प्लांट है, राइट? तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? तो हमने अभी पढ़ा था सतारा किसके लिए प्रसिद्ध है? राज्य आपका महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का सतारा। तो हमने पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए पढ़ा था। यहाँ पर सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा संयंत्र है, काफी ज्यादा। यहाँ पर 500 टावर देखिए लगाए गए हैं। सतारा आपका फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एमपीपीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं? तो देखिए जहां पर हवाएं चलेंगी, जहां पर अच्छी हवाएं चलती वहीं पर संभावना है। तो 2 का नाम हमने पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा आपकी जो विंड प्रोजेक्ट्स हैं वो तमिलनाडु और गुजरात में है। तो तमिलनाडु और गुजरात यहाँ पर ऑप्शन में है। ठीक है? एकदम परफेक्ट है ये आपके विंड एनर्जी के लिए। ठीक है? संभावनाओं में हमने देखा था, ये इस टेबल को भी देखा था। गुजरात टॉप पे था,
फिर आपका राजस्थान, फिर तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न राज्यों में कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में पहले स्थान पर है? तो हमने पढ़ा था इसको कि गुजरात जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, लेकिन अभी करंट के हिसाब से कौन है? करंट के हिसाब से तमिलनाडु जो है वो नंबर 1 पे है, फर्स्ट पर है, और बाद में जो है सेकंड पर कौन है? गुजरात है आपका। ठीक है, तमिलनाडु किस नंबर पर है? नंबर 1 पे है, और गुजरात, तमिलनाडु गुजरात में ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत में ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। सही नहीं है हमें इसमें बताना है। कह रहा है कि गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन के ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, गत दशक में भारत के ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। नॉन कन्वेंशनल, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, जो हमारे विंड सोलर है, तो अभी हमने पढ़ा कि पुराने डेटा के हिसाब से 9% जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब के हिसाब से 9.9%, और अभी के हिसाब से 40.1% योगदान है, तो 1% से कम कैसे होगी? तो ये तो गलत है। ठीक है, भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है, बिल्कुल आपका इंडस्ट्री सेक्टर सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करता है, तो आपका सी ऑप्शन गलत है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है वो कहाँ है? तो सबसे बड़ी परियोजना जो है वो तमिलनाडु में है, 150 मेगावाट की क्षमता है, तमिलनाडु के मुपंडाल नामक स्थान पर है। राइट, नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज्यादा ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र में निम्नलिखित कौन सा है? तो दो पढ़े थे, गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ खंबात, दो हमने पढ़े थे ना। देखिए यूपीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है ये, यूपीपीएससी 2022 का, गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ आपका गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, दोनों ही आपके केरला में आते हैं, और इधर आपका ईस्ट में क्या जाएगा? बंगाल, सुंदरबन डेल्टा वाला पार्ट, तो खंबात तट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी हो सकती है अगर ऑप्शन में आपको गल्फ ऑफ खंबात या गल्फ ऑफ कच्छ ना दिया हो, तो खंबात और कच्छ दोनों दिया है तो फिर खंबात आप लगा देंगे यहाँ पे। हालांकि कच्छ खंबात दोनों आपके सही होंगे, लेकिन खंबात की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है, 12,455 मेगावाट है। राइट, नेक्स्ट है आपका, भारत में ज्वारी ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर हैं? तो अभी हमने पढ़ा, अब देखिए आपको 4 जगह दे दी, मद्रास दे दिया, ठीक है, कोचीन दे दिया, केरल, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। तो हमने क्या पढ़ा था कि 2 जगह है आपका, एक तो गुजरात का तट, भावनगर आपका गुजरात में है, तो गुजरात सही हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको देखकर ही पता चल गया। बट एक आपका बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा वाला पार्ट भी है, हालांकि वहां पे जो ज्वारी है, जो ज्वार उठते हैं, जो टाइड्स हैं वो लो, आपकी हाई टाइड्स नहीं है, लो टाइड्स है, तो इस वजह से वहां ज्यादा नहीं होता, बट वहां भी प्रोडक्शन होता है, बट ज्यादा अगर पूछे तो गुजरात में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? विद्युत उत्पादन, तो एम, यह MMTC, MTNL, NHPC और NCL। ठीक है, तो NHPC हमने पढ़ा था, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? अच्छा, भारत के किस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? हम्म, तो देखिए इसमें जो है आपका गुजरात यहाँ पर है, बट चलिए देखेंगे एक बार और। महाराष्ट्र, अभी करंट में महाराष्ट्र जो है वो प्रथम स्थान पर है, तो अभी आप महाराष्ट्र याद रखेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वर्ष 1994 में थी, तो 94 में थी भाई, कितने किलोग्राम तेल के बराबर? अच्छा, ये क्वेश्चन तो बड़ा 1994 का पूछ रहा है, खैर, तो यहाँ पर तो सी ऑप्शन है, 243 किलोग्राम तेल के बराबर। देखिए 1994 में थी,
और 2011 में पूछा है। वाह। देखिए 1994 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 244 किलोग्राम तेल के बराबर थी, जो 1471 किलोग्राम प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत के विश्व स्तर से बहुत कम थी। ठीक है, चलिए इस तरीके के उटपटांग क्वेश्चंस भी दे देते हैं। नेक्स्ट है, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ है? तो हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश में एक गांव है रामपुरा, प्रोजेक्ट लगाने वाला अपना पहला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों का वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। ठीक है, विचार करना है हमको। चलिए, पहला कह रहा है, कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण और संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती है, मतलब ड्रॉबैक्स कह रहा है। ठीक है, उनके लिए क्या वित्तीय रुग्णता, मतलब कह सकते हैं फाइनेंशियल, कह सकते हैं रुग्णता क्या होती है? रुग्णता वैसे देखिए, अगर मैं कौन सा बताऊं तो रुग्णता जो है वो हम मॉर्बिडिटी को कहते हैं। ठीक है, मैं कभी पढ़ाऊंगी आपको, जब पॉपुलेशन स्टडीज पढ़ेंगे तब मॉर्बिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। वित्तीय रुग्णता मतलब कह सकते हैं कि लॉस जो हो रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है स्टेट जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं उनका, उसका कारण क्या है? तो उसके कारण यहाँ पे दे रखे हैं, तो हमें बताने हैं कौन से कारण सही है। जैसे पहला कह रहा है कि कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, बिल्कुल उत्पादन जो लागत, प्रोडक्शन में जो लागत लगी है, ठीक है, उससे कम पर आप दे रहे हैं, तो आपका फायदा, तो आपको क्या होगा? पैसे से नुकसान होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा उस बिजली बोर्ड को। प्रसारण और संवितरण हानियां बहुत ज्यादा है, बिल्कुल उसके कह सकते हैं कि जो प्रसार हम बिजली का प्रसारण करते हैं, ठीक है, और उसका जो वितरण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, उसमें काफी ज्यादा लॉस भी हो जाता है। तो वो लॉस किसके हिस्से आएगा? भाई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर आएगा। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्ता में कमी, बिल्कुल फाइनेंस में कमी, और बिल्कुल सही है। और राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है, तो बिल्कुल जो आपकी सोशल पॉलिसीज चलाई हैं इन्होंने, वो भी इन्हीं बोर्ड के माध्यम से। तो ये सारे ही कारण एक तरीके से हो सकते हैं, आप भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ये सारे ही कारण है कि उनका फाइनेंशियल लॉस होता है, वो लॉस में रहते हैं। ठीक है, कमजोरियां हैं, ठीक है इनकी। तो मैंने आपको सरल आसान भाषा में बता दिया। नेक्स्ट है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में है? मणिकर्ण, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, हमने देखा। मणिकर्ण जो है वो, मणिकर्ण वो आपका हिमाचल में है, राइट, हिमाचल में है। तो मणिकर्ण या मणिकरण आपका हिमाचल में है, हिमाचल के कुल्लू जिले में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है हॉट वाटर स्प्रिंग, एक तरफ उनकी स्थिति। मणिकर्ण हमने अभी पढ़ा, जब हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल कुल्लू में। ज्वालामुखी, तप्ता पानी उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। अनहोनी और ज्वालामुखी बताना है हमको। अनहोनी, तो अनहोनी जो है आपका है एमपी में, बिल्कुल सही। लेकिन ज्वालामुखी जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है, याद रखिएगा। जो ज्वालामुखी है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। ज्वालामुखी कहाँ है? ज्वालामुखी आपका हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। ठीक है, तो हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वालामुखी शक्तिपीठ यहीं पर है, इसलिए इसका नाम ज्वालामुखी है। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं, यानी कि कमर्शियल सोर्स नहीं है? तो हमने पढ़ा था पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, और आपका एक और था परमाणु ऊर्जा और कोल, यस कोयला। ये आपका क्या है? आपका कमर्शियल सोर्स है, लेकिन बायोगैस जो है वो आपका कमर्शियल सोर्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? जल की ऊर्जा यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा, कोई नहीं। तो ये तीनों ही आपके नवीनीकृत है, इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऊर्जा गंगा एक परियोजना है, इस परियोजना के लिए कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। राइट, पहला कह रहा है यह गैस पाइपलाइन परियोजना है। तो ऊर्जा गंगा वाकई में एक गैस लाइन परियोजना है। गंगा के नाम से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि पानी से रिलेटेड है, नहीं, गैस पाइपलाइन की परियोजना है। इसे अक्टूबर 2016 में शुरू किया गया था। और तीसरा है ईरान से भारत तक फैली है। तो नहीं, ये बात सच है कि अक्टूबर 2016 में शुरू किया गया, लेकिन ये ईरान से भारत तक नहीं फैली हुई है। ठीक है, तो एक और दो आपका यहाँ पर सही है, तीसरा आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत है। राइट, तो 24 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास किया। ऊर्जा गंगा परियोजना के अंतर्गत बरौनी, गुवाहाटी और
बरौनी, गुवाहाटी, जगदीशपुर, हल्दिया। बरौनी बिहार में है, गुवाहाटी असम में, जगदीशपुर और हल्दिया आपका जो है कहाँ है? हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल, बोकारो झारखंड, धामरा। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन JHBDPL, देखिए JHBDPL पीएल, ठीक है, का निर्माण किया जाना है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, झारखंड राज्य को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने में सक्षमता प्राप्त होगी। राइट। नेक्स्ट है आपका 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है, तो देखिए 100% सोलर पावर प्लांट बेस्ड यूनियन टेरिटरी आपकी कौन सी है? तो वो दीव है। कौन सी? दमन और दीव पढ़ते हैं हम, तो दीव जो है वो आपकी पहली यूनियन टेरिटरी है जो 100% सोलर एनर्जी से ऑपरेट होती है। ठीक है। नेक्स्ट है और अभी आपको आ जाए तो दमन और दीव करेंगे आप, क्योंकि दमन और दीव को मर्ज कर दिया गया ना 26 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट मिलाकर एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। नेक्स्ट है निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा, ठीक है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादक है आपका ओके, तो कर्नाटका होगा आपका। ठीक है, कर्नाटका है। ठीक है, डेवलपमेंट सबसे ज्यादा राजस्थान में हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा है कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो कर्नाटका प्रोड्यूस कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। तो नेक्स्ट हमारा न्यू टॉपिक है जो कि है उद्योग के बारे में। और उद्योग में भी सबसे पहला उद्योग है आपका लौह और इस्पात उद्योग। ठीक है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। तो इसको हम इस लेक्चर में नहीं करेंगे, इसको हम कल के लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इंडस्ट्रीज को करेंगे, और इंडस्ट्रीज को हम एक ही लेक्चर में कोशिश करेंगे कवर करने की। और उसके बाद आपके एक दो टॉपिक और बचते हैं, उसके बाद आपका इंडियन ज्योग्राफी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मैं भी चाहती हूँ जल्दी से इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो, सो दैट मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करूँ, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। बट उसको मैं जल्दी कराऊंगी। ठीक है, लेक्चर भले ही थोड़ा लंबा हो जाए, बट मैं टॉपिक्स को एक वीडियो में, दो वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम करेंगे इंडस्ट्रीज के बारे में, जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं। ऐसे छोटे मोटे छुटपुट टॉपिक्स बचे हुए हैं, कुछ भी ऐसा मेजर नहीं बचा हुआ है। और यस, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड यस, कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन देना बिल्कुल भी ना भूलें। किसी चीज़ की कमी रही हो तो वो भी जरूर बताएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।